लड़ाई पैदा की। और उसके एक ही वाक्य के कारण आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मैं सच मानेगा ऐसे मुस्लिम लोग कहें तो हिंदुस्तान का उत्थान होता तो मुख्यमंत्री को फोन के छत्ते में क्या बात करके बिना प्रांत है कश्मीर, हमसे छुट्टी कौड़ी नहीं लेते सर, 3 प्रांतों में लाकर खर्च करते हैं, उसके बावजूद यदि वहाँ ऐसे के झंडे लहराते हैं, गिलानी के साथ 4,000 लोग पाकिस्तान के झंडे फहरा कर नारे लगाते हैं, तो मुझे कहने का हक दीजिएगा कश्मीर में बेवफा औरत को चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। मुझे नहीं पता कश्मीर किसका है, मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, कश्मीर तो आज हमारे गले में लटकी हुई थी। 52,000 बेटों का खून खोलने के बाद मैं एक ही बात कह सकता हूँ, अपनी इस केसर घाटी को, कितने लोग समझेंगे मैं बोल रहा हूँ, अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। तो मैं अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहता हूँ जिन्होंने प्रशंसाएं की हैं कि पाकिस्तान की नहीं प्रशंसा ये देश प्रेम का नारा है, ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, और तुमको भी नेताजी इसका, मेरी बात समझो कि हिम्मत के साथ पहुंचे, तुमको भी नेताजी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। कि तुम कहते हो कश्मीर के, तुम ना जे फारूक अब्दुल्ला साहब, ये उमर साहब, ये मुफ्ती साहब, ये कहते हैं कि तो हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं इसलिए सीएम हैं छोटे से सूबे के, हम पाकिस्तान होते तो वहां के पीएम होते, सारा पीएम जरूर होते, लेकिन एक बात सुन के जाइएगा, उनके कान खोलिएगा, पीएम बनते ये भी होते। तुम कहते हो कश्मीर के, तुम ना, जो मैं इशारा कर रहा हूं, तुम जो इतिहास के जानकार है वो समझ जाएंगे, मैं समझे पड़ोसी से पूछे विनीत बोल क्या रहा था कि तुम कहते हो कश्मीर के, तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते, फारूक दीगर पाकिस्तान का, समझदार लोग चूके नहीं इस बार, फारूक दीगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं, कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू से शाही को धो देता है, कोई मठक के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूँ। मैं जब जब कश्मीर की कविता को पढ़ता हूँ, रोता हूँ, गाता हूँ, तो मुझे ये नेता कठघरे में अपराधी की तरह खड़ा नजर आता है। किसी की भावना को ठेस लगे मैं कोई परवाह नहीं करता, इतिहास का कड़वा सच बोलने जा रहा हूँ। मैं हिम्मत कर रहा हूँ नाम लेने की, आप केवल तालियों की हिम्मत जुटाइएगा, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अगर मैं बहुत धीरे बढ़ रहा हूँ, विस्फोट तेज हो जाएगा, मैं दावा कर रहा हूँ, अगर कबूतर श्वेत नहीं पंक्ति पहुंचे, अच्छा होता अगर पटेल, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, तुझको आजादी मिलते ही फांसी पर देते, तुझको आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और होली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, या एक गुरु गोविंद सिंह की पगड़ी बैठी, मैं एक भी सिख पगड़ी को देख लूं तो उसे गुरुद्वारा मानकर के सिर झुका लेता हूं। हमारे बहुत से लोग उन्हें चुटकुलों की कौम मानते हैं, ये कहते हैं कि इन पर चुटकुले सुनाए, हंसी के लोग हैं, माफ करिएगा सर, ये हंसी के लोग नहीं हैं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बलिदानों की शिलालेख लिखने वाली कौम है सर, हमारे बड़े कवि हैं। वो आंकड़े बताते हैं कि 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है आजादी के संग्राम में। आपकी तालियां इस आंकड़े को पूजनीय बना देंगी। 93 बेटे सिख मां की कोख। हरिओम पवार जी लिखते हैं, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिल गए दीवारों में। इतिहास में उदाहरण नहीं है सर। चापेकर बंधुओं के बाद यदि किसी मां के 4 बेटे और इस तरह बलिदान हुए हों, जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे, 2 बेटे चंपारण के युद्ध में बलिदान हुए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। छोटे की गर्दन तक ईंट आ गई तो बड़े की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। छोटे ने बड़े भैया बलिदान का वक्त आया तो रोने लग गए, डर गए।
बड़े ने कहा नहीं छोटे, डरा नहीं हूं। क्या फिर रोते क्यों? बड़े ने तो जवाब दिया, वो लाजवाब था। उसने कहा छोटे, रोता केवल इसलिए हूं कि इस दुनिया में पहले आया मैं था, लेकिन जा तू रहा है। क्या कलेजा फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखोई में भरो। हमने बचपन में पढ़ा, आपने भी पढ़ा हो तो मेरे स्वर में स्वर मिलाइएगा। फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, रखोई में भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश। वाह 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 वाह। क्या जाने लोग देशभक्ति की भाषाएं क्या होती हैं। उधर दोनों बेटे चंपारण के युद्ध से आधा घंटे बाद वापस लौट आए तो गुरु माँ डर गई। कहला वापस कैसे आए? कहला माँ प्यास लगी है, पानी पिला दो। गुरु माँ की आंखों में लाल ढोरे उभरे, चिल्ला करके बोली शर्म नहीं आती? रणक्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से प्यास क्यों नहीं बुझा देते? चारों के चारों बलिदान हो गए सर। तो गुरु माँ रोने लग गई, गुरु गोविंद सिंह के पास गई, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह का रोने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात तो उस दिन तय हो गई थी जिस दिन तुमने बलिदान का रास्ता चुना था, अब रोती क्यों हो? उसने कहा मेरे जीने का अर्थ समाप्त हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हैं सर, मैं कवि सम्मेलन के समापन का कवि हूं, अंतिम स्थिति में खड़ा हूं। सुनता हूं आत्माएं अजर और अमर होती हैं, आकाश में उन चारों बेटों की आत्माएं हमें सुन रही होंगी, आपको देख रही होंगी, उन्हें आश्वस्त कीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने क्या जवाब दिया? मैं रोंगटे खड़े हैं, आपके रोंगटे खड़े होंगे, उन्हें आश्वस्त कीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं तेरी कोख खाली नहीं है, उसने कैसे जीऊं? उसे कहा देश धर्म के वास्ते में एक श्रोता की हाथ खड़े करके तालियां चाहते हैं, मैंने सही कह दिया हो तो। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुख चार, अरे चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित है। वाह वाह वाह, ये जीवित कई हजार, चार मरे तो क्या हुआ? तो मैंने कहा अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तक दिल्ली तक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे, तो एक ही बात मोदी जी से कहना चाहता हूं, अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर शुक्रिया बहुत बहुत आपका। दो चार लाइन में और कह देता हूं, वो कविताएं मैंने बंद कर दी इन दिनों, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने आग्रह किया है तो 3-4 लाइन सुन लीजिएगा। स्वागत भाई साहब, बत्ती हरी कर दूंगा, फिर इतना समय दिया तो बस 4 मिनट और दे दीजिएगा। स्वागत भाई, हमारे पुलिस के जवानों के बारे में काफी कुछ कहा गया है। मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मैं अपने आप को उनका वकील मानता हूं। मैंने कहा भी था हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली। क्यों हो रहे हमले? बस अंतिम लाइन सुन लीजिएगा। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को शायद कुछ खुली छूट दे डाली है, और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं। मैं अभी आंकड़े पढ़ रहा था तो मैं चौंका। 14 IPS ऑफिसर हमने जेल के सीटों के पीछे डाल दिए सर। हमारे राजस्थान का सबसे ईमानदार IG दिनेश MM हमने 7 साल जेल के सीटों के पीछे डाला। गुजरात का SSP बंजारा, मेरे श्रोता रहे हैं वो, 8 साल जेल के सीटों के पीछे डाले सर हमने, जिनके कंधों के स्टार। मैंने पूछा सर ये क्यों बंद करे आपने हमारे SP कैडर के 14 ऑफिसर? उन्होंने कहा इन्होंने एनकाउंटर में कुछ आतंकवादियों को मारा। मैंने कहा उन्हें हलवा खिलाते ये लोग बात, जिनके कंधों के स्टार बढ़ने थे उन्हें हमने जेलों में डाला है, और जिन आतंकवादियों पर बिरयानी और मुर्गे परोसे हमने, जिन पर गोलियों की बौछार करनी थी, उसे देश ने मुर्गे परोसे। तो साहब आतंकवाद यहाँ नहीं बढ़ेगा तो क्या पाकिस्तान में बढ़ेगा? हम तो सबसे बड़ी आराम गाह बनाकर बैठे उनके लिए। तो अंतिम लाइन सुनेगा, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी का इनके पाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन हाथ मैं अंत में हूं तो फिर आपकी ऊर्जा पूरी मिले। हम ऐसा नहीं कि जब दिया बुझ रहा था तो उसकी भपक पूरी होनी चाहिए। अंतिम 1-1.5 मिनट हुआ आपके बीच में, शायद 1.5 भी नहीं होगा, एक ही होगी पूरी। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे उस दिन आतंकी का इनके पाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी का इनके पाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में बसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो
मांग लो। अंतिम लाइन है, केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे इस कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो, आप खामोश रहिएगा। मैं 2 साल पहले इंग्लैंड गया था भारत सरकार की तरफ से। मैंने वहां भी वेल्स में, लंदन में, बेलफास्ट में, स्कॉटलैंड में भी एक बात बोली थी। मैं पूरी दुनिया में भी इस कानून को गाने वाला थी, अकेला भी बच गया तो मैं अकेला गाऊंगा। वाह! लेकिन बंगाली मिट्टी के चंद सिलसिले, चंद देशभक्त लोग मेरे साथ रहे तो मुझे लगा ऐसे सिलसिलों की मुल्क को जरूरत आ पड़ी है। मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, इस कवि के लिए जितनी ताली आप बजा सकेंगे मुझे अच्छा लगेगा। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की। वाह 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 वाह।